हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र पार्ट 3 की। ठीक है, यानी तीसरा पार्ट है। ध्यान दे दोस्तों, ठीक है, गौर करना। हमारे अगले आचार्य हैं कौन? भोजराज, आचार्य भोजराज। इनके बारे में ध्यान से पढ़ें। ठीक, इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध माना गया है। क्या माना गया है? 11वीं शती का पूर्वार्ध। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक। और इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है श्रृंगार प्रकाश। ठीक है, दो रचनाएं हैं, एक है श्रृंगार प्रकाश, दूसरी है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण दो रचनाएं हैं, एक है श्रृंगार प्रकाश, दूसरी है सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, दोनों ही रचनाएं ध्यान रखें, आचार्य भोजराज की। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये कौन थे? तो भोजराज, आचार्य भोजराज। वो एक गाना भी सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वो राजा भोज जो हैं वो यही राजा हैं। ठीक, ध्यान रखें। तो ये धारा प्रदेश, कहाँ के राजा थे? धारा प्रदेश के राजा थे। धारा जगह का नाम याद रखें, धारा प्रदेश। ठीक है, यहाँ के राजा थे। तो ध्यान रखेंगे, आचार्य भोजराज, इनका समय है 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूर्वार्ध ऐसे होगा, ये उत्तरार्ध होगा। ठीक, ध्यान रखें। अगले आचार्य हैं, ध्यान दे दोस्तों, मम्मट, आचार्य मम्मट। ध्यान से सुने, आचार्य मम्मट, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, आचार्य मम्मट का। इनके पिताजी का नाम है क्या है? तो ध्यान से सुने, पिताजी हैं कैयट। कौन? पिताजी कैयट। ठीक है, नाम याद रखें, कैयट, ये देख लें। ठीक, ये नाम था इनके पिताजी का। ठीक, तो मम्मट के पिताजी कैयट। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इनके समय की। तो मम्मट का समय क्या माना जाता है? 11वीं शती का उत्तरार्ध। क्या माना जाता है? 11वीं शती का उत्तरार्ध समय माना जाता है आचार्य मम्मट का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है, मम्मट ने किस पुस्तक की रचना की? तो इन्होंने ग्रंथ लिखा, कौन सा? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है? काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट का। ध्यान रखेंगे। और ये कैसा ग्रंथ है दोस्तों? ध्वनि विरोधी ग्रंथ है। ध्वनि के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? आनंद वर्धन। ठीक है, तो उन्हीं के सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया है, विरोध किया है। और विरोध करते हुए इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसे नाम दिया काव्य प्रकाश। ठीक, तो ये ध्वनि विरोधी। ठीक है, ध्यान रखें, ये VS यानी वसेज, VS का अगर मैं सिंबल लगाऊं तो यानी वसेज, विरोधी। ठीक है, तो ध्वनि विरोधी ग्रंथ है ये। कौन सा? काव्य प्रकाश। किसका है? आचार्य मम्मट का। ध्यान से समझेंगे। अब बात सुने किसकी? तो बात है उल्लास की। उल्लास मीन्स क्या होता है दोस्तों? अध्याय। इससे पहले 4 शब्द हम और देख चुके हैं अध्याय के संदर्भ में। एक हमने देखा था उन्मेष, एक देखा था विशेष। ठीक है, और एक हमने अभी आज और देखा, क्या? उल्लास, एक अध्याय। ठीक है, 1-2 नाम और थे, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो इनमें से कुछ भी नाम आए, आपको पता होना चाहिए आपको उत्तर क्या लगाना है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। तो उल्लास कहो या अध्याय कहो। तो कुल अध्याय हैं इसमें कितने? यानी उल्लास हैं कितने? काव्य प्रकाश में 10। कितने हैं दोस्तों? 10 उल्लास हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मम्मट, इनका समय है 11वीं शती का उत्तरार्ध और इनकी रचना है काव्य प्रकाश। दोस्तों, अब बात करते हैं आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा की। इन्होंने काव्य की परिभाषा क्या दी? तो दोस्तों ध्यान से सुने, इन्होंने कहा तद दोषौ। क्या कहा? तद
दोषौ, ठीक है, तद दोषौ, ध्यान से देखेंगे इधर, ठीक, तद दोषौ सगुणौ, सगुणौ, ठीक, शब्दों पर ध्यान देते जाएं। फिर सा अलंकार, सा अलंकार, ठीक है, तद दोषौ शब्दार्थौ, सॉरी मैंने थोड़ा सा नहीं सही, हाँ मैंने गलत बता दिया है, एक बार फिर से सुने, ध्यान देना दोस्तों, हाँ गौर करें। आचार्य मम्मट, इनकी काव्य के संबंध में परिभाषा है क्या, तद दोषौ, तद दोषौ, ध्यान से सुने, ठीक, तद दोषौ शब्दार्थौ, शब्दार्थौ, ध्यान से सुनना, ठीक, सगुण, सगुणा वन अलंकृति, सगुणा, सगुणा वन अलंकृति, ठीक है, अलंकृति, ध्यान से समझे, ये शब्दों पर ध्यान देंगे। फिर है पुनः क्यापी, क्या है, पुनः क्वापी, ठीक है, क्वापी, ये ध्यान रखेंगे। क्या बना यहाँ पे पूरा फॉर्मूला, जो परिभाषा बनी, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापी, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापी, ठीक है। तो ये परिभाषा है किसकी, आचार्य मम्मट की, किस संदर्भ में, काव्य के संदर्भ में, जिसका हिंदी अर्थ है शब्द और अर्थ, ध्यान से सुने, शब्द और अर्थ, ठीक है, शब्द और अर्थ संगति, जिसमें दोष ना हो, गुण से युक्त, कभी कभी अनअलंकृत हो, वह काव्य है। क्या परिभाषा दी आचार्य मम्मट ने, इन्होंने परिभाषा दी कि शब्द और अर्थ संगति, जिसमें दोष ना हो, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग करने पर जब कोई दोष ना हो, और वह केवल, जब कोई दोष नहीं होगा तो इसका मतलब गुणों से युक्त होगा, ठीक है, गुण ही गुण हो, तो कभी कभी अनअलंकृत हो, और कभी कभी ऐसा भी हो कि वह अनअलंकृत हो, ठीक है, तो वह क्या है, काव्य है, वह क्या है, काव्य है। यह परिभाषा किसने दी, आचार्य मम्मट ने, ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। अगले आचार्य हैं कौन, आचार्य क्षेमेंद्र, क्या नाम है, आचार्य क्षेमेंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आचार्य, तो इनके बारे में ध्यान से सुने। आचार्य क्षेमेंद्र कहाँ के निवासी थे, ये भी निवासी थे दोस्तों कश्मीर के, कहाँ के, कश्मीर के निवासी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कश्मीर के निवासी थे आचार्य क्षेमेंद्र। इनका समय है दोस्तों 11वीं शती का उत्तरार्ध, क्या, 11वीं शती का उत्तरार्ध, ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था दोस्तों प्रकाश चंद्र, क्या था, प्रकाश चंद्र नहीं, प्रकाशेंद्र, क्या था, प्रकाशेंद्र, ये नाम याद रखें, इनके पिताजी का नाम था प्रकाशेंद्र, ठीक, किसके, आचार्य क्षेमेंद्र के। अब बात करते हैं इनके सिद्धांत की, ठीक है। तो दोस्तों आचार्य क्षेमेंद्र ने कौन सा सिद्धांत दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया औचित्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आचार्य क्षेमेंद्र और आनंदवर्धन, दोनों ही को आप अच्छे से करेंगे, साथ में भामे और भरत मुनि, ठीक है, आचार्य दंडी, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट आचार्य हैं। तो ध्यान से सुने, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत दिया। औचित्य का अर्थ होता है दोस्तों उपयोगिता, यानी किसी भी चीज की क्या उपयोगिता है, तो ऐसे ही रस की क्या उपयोगिता है, ठीक है, ये इन्होंने बताया, यानी कि किसी चीज का औचित्य होता है तभी हम उसकी रचना करते हैं या उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है, ये बात ध्यान रखें, ठीक। तो ध्यान दें, अब आचार्य क्षेमेंद्र, ये कौन है, आचार्य क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है, तो इनका सिद्धांत भी है औचित्य सिद्धांत, और यह इस नाम से इन्होंने एक संप्रदाय भी खड़ा किया, ठीक है, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं कौन, आचार्य क्षेमेंद्र, कौन है, प्रवर्तक आचार्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे आचार्य क्षेमेंद्र, ठीक, औचित्य सिद्धांत के। अब बात करते हैं कि इनके गुरु की, तो आचार्य क्षेमेंद्र, इनके गुरु कौन थे,
इनके गुरु थे दोस्तों कौन? गुरु थे आचार्य अभिनव गुप्त। कल हमने पढ़ा था, ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त, नाम याद रखें, ठीक है, अभिनव गुप्त, ठीक है। इन्होंने अभिव्यंजनावाद, ठीक है, की व्याख्या की है, ठीक है। तो ध्यान रखें अभिव्यंजनावाद किससे जुड़ा है? अभिनव गुप्त से। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन हमने अभिनव गुप्त के बारे में कल पढ़ा भी था, ठीक। कौन थे? कश्मीर के निवासी थे, 10वीं सदी के उत्तरार्ध के थे। पिता थे नरसिंह, जिन्हें चुखुलक कहते थे, माता थी विमलका। और इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र पर टीकाएं लिखी अभिनव भारती लोचन और काव्य कौतुक विवरण नाम से, ठीक है। इनका एक ग्रंथ भी था अभिनव गुप्त जी का, क्या? तंत्रालोक, ठीक है, और जो कि रत्न तंत्र शास्त्र से संबंधित विश्वकोश था, ठीक, माना जाता है। तो वही आचार्य हैं अभिनव गुप्त, ठीक, जिनके शिष्य हुए हैं कौन? आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र किसके शिष्य? अभिनव गुप्त के, ठीक। अब बात करते हैं क्षेमेंद्र ने यहाँ पर कुछ ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों, तो उनके ग्रंथों की ध्यान देंगे। आचार्य क्षेमेंद्र, इनके ग्रंथ हैं दोस्तों, ध्यान दें। कवि कंठाभरण, कौन सा? कवि कंठाभरण, ठीक। और फिर है एक इनका ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा, 2 ग्रंथ हैं इनके। कौन कौन से? एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे। आचार्य क्षेमेंद्र, इनका ग्रंथ है क्या? ध्यान दें, इनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। क्या है? औचित्य विचार चर्चा, आचार्य क्षेमेंद्र का ग्रंथ। फिर है कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण, इनके अलावा एक इनकी रचना है क्या? सुवृत तिलक। क्या है? सुवृत तिलक, ध्यान दें, सुवृत तिलक, ठीक है। और एक रचना और है, कौन सी? दशावतार चरिता। दशावतार चरिता, ठीक है, दशावतार चरिता, ध्यान रखेंगे। ये किसकी पुस्तक है? आचार्य क्षेमेंद्र की। तो 4 पुस्तकें हो गई इनकी। कवि कंठाभरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती है, ठीक। फिर है औचित्य विचार चर्चा। औचित्य से पता चल रहा है औचित्य सिद्धांत दिया है आचार्य क्षेमेंद्र ने, तो एक पहचान ये बन गई। फिर है सुवृत तिलक। फिर है दशावतार चरित, ठीक है, चरिता नहीं है ये, चरित होगा, ठीक है, दशावतार चरित, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसकी? आचार्य रुय्यक की। किसकी? आचार्य रुय्यक की। ध्यान से सुने, आचार्य रुय्यक ये भी कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के? कश्मीर के निवासी थे। इनके पिताजी, जिनका नाम था क्या? राजानक तिलक। राजानक तिलक, राजानक तिलक, ठीक है, ये नाम था इनके पिताजी का, ध्यान रखें। और राजानक तिलक, इन्होंने ही उद्भट के ग्रंथ पर, किसके? उद्भट के ग्रंथ पर एक टीका लिखी, ठीक है, जिसका नाम था क्या? उद्भट विवेक। क्या? उद्भट के नाम पर, ठीक है, उद्भट के नाम पर एक टीका लिखी जिसका नाम था उद्भट विवेक। क्या था? उद्भट विवेक, याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि उद्भट विवेक यह टीका उद्भट जी के ग्रंथ पर आधारित है और किसने की? तो नाम पूछा जाएगा, आप बताएंगे राजानक तिलक, राजानक तिलक जी ने। और ये कौन थे? तो आचार्य रुय्यक, इनके पिताजी थे राजानक तिलक, ठीक है। निवास स्थान था किसका? रुय्यक का, कश्मीर, ठीक, याद रखें। अब बात करते हैं दोस्तों आचार्य रुय्यक। इनका समय क्या है? 12वीं शती का पूर्वार्ध है। क्या है? 12वीं शती का पूर्वार्ध है तथा ये महाकवि मंखक के काव्य गुरु थे। तो रुय्यक, रुय्यक किसके काव्य गुरु थे? काव्य गुरु, ठीक है, किसके? तो एक महान कवि हुए हैं दोस्तों जिनका नाम था क्या? इनका नाम था, ध्यान रखें,
महाकवि मंखक, महाकवि मंखक, क्या नाम है? मंखक, ध्यान रखेंगे ये नाम था। ठीक, तो रुयक काव्य गुरु थे महाकवि मंखक के। ठीक है, ध्यान रखे, समय है 12वीं शती का पूर्वार्ध। ठीक, अब ध्यान से सुने, बात करते हैं आचार्य रुयक के, आचार्य रुयक की रचना की। ठीक है, तो इनकी रचना है कौन सी? अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व। ठीक है, किसकी रचना है? रुयक, रुयक की रचना है अलंकार सर्वस्व। और ये ध्यान से सुने, एक मौलिक ग्रंथ है। ठीक है, एक मौलिक ग्रंथ है, किसका? मौलिक ग्रंथ है आचार्य रुयक का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक ही ग्रंथ है इनका, अलंकार सर्वस्व, सर्वस्व। ठीक है, इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण रचना है, तो पूछी जा सकती है, ध्यान रखेंगे। आचार्य रुयक, इनकी रचना अलंकार सर्वस्व। हमारे अगले आचार्य हैं आचार्य हेमचंद्र, बड़ा नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न जरूर बनता है, 101% ऑप्शन में रहते हैं ये। ठीक, तो ध्यान से सुने इनके बारे में। आचार्य हेमचंद्र, इनका समय है, क्या है दोस्तों? इनका समय माना गया है 12वीं शताब्दी। क्या? 12वीं शताब्दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आचार्य हेमचंद्र का समय है। और इनका ग्रंथ है कौन सा? काव्य अनुशासन, काव्य अनुशासन किसका ग्रंथ है? आचार्य हेमचंद्र का, ध्यान रखेंगे। अब सुने जरूरी बातें, तो गौर करें दोस्तों, आचार्य हेमचंद्र, इनके ये पहली बात, गुजरात के राजा कुमारपाल, ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध ये थे, कहाँ के? हेमचंद्र यानी गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। पहली बात, एक गुजरात, देखो गुजरात, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म देख लें, गुजरात के एक राजा थे जिनका नाम था क्या? इनका नाम था कुमारपाल, ठीक है, और इनके गुरु थे कौन? हेमचंद्र, ठीक है, गुरु थे हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र गुरु थे किसके? कुमारपाल के, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इनकी रचना की, तो काव्य अनुशासन, ध्यान दें, गौर करना दोस्तों, काव्य अनुशासन किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है। ठीक है, इसका प्रणयन यानी कि इसकी रचना की किसने? आचार्य हेमचंद्र ने। ठीक है, अब बात करते हैं आचार्य हेमचंद्र के दो शिष्यों की। ठीक है, इनके दो शिष्य हुए हैं दोस्तों, एक थे कौन? पहली बात यहां देखें, शिष्य, किसके शिष्य थे? दो, एक है रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र, दूसरे शिष्य थे गुणचंद्र, दो शिष्य थे, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक, तो हेमचंद्र के दो शिष्य, एक रामचंद्र, दूसरे गुणचंद्र, इन्होंने सम्मिलित रूप से, कैसे? सम्मिलित रूप से दोनों ने साथ मिलकर नाट्य दर्पण नामक, किसकी? नाट्य दर्पण, ध्यान दें, नाट्य दर्पण, ठीक है, इस ग्रंथ की, ये दोनों शब्द एक ही हैं, साथ में ही होंगे, ठीक है, नाट्य दर्पण ग्रंथ की रचना की। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नाट्य दर्पण ग्रंथ की रचना करने वाले व्यक्ति कौन है, यानी शिष्य किसके थे? तो आप बताएंगे आचार्य हेमचंद्र के। उन शिष्यों का नाम बताइए, तो आप बताएंगे रामचंद्र और गुणचंद्र। ठीक है, ध्यान रखें। अब यहाँ पर सुने जरूरी बात, ये जो आचार्य हेमचंद्र के शिष्य हैं जिनका नाम है रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र, इन्हें एक उपाधि दी गई, आचार्य रामचंद्र को उपाधि दी गई कि क्या उपाधि मिली? प्रबंधर शतकर्ता, ध्यान दें। तो गौर करें दोस्तों, यहाँ पे हेमचंद्र, इनके दो शिष्य, ठीक है, यहाँ देख लें, दो शिष्य, कौन से? एक रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र होगा, और दूसरे कौन से थे?
दूसरे थे गुणचंद्र, ठीक है। और जो रामचंद्र हैं, रामचंद्र को उपाधि मिली प्रबंधर। शब्द देख लें दोस्तों, प्रश्न बन सकता है, ठीक है। प्रबंधर शतकर्ता, प्रबंधर शतकर्ता, ये उपाधि दी गई किसको? हेमचंद्र के शिष्य रामचंद्र को। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इनकी हेमचंद्र की रचना है काव्यानुशासन, ठीक है। अगले आचार्य हैं कौन? आचार्य जयदेव, ठीक है। अगले आचार्य हैं कौन? आचार्य जयदेव। ध्यान दे दोस्तों, ठीक। अब ध्यान से सुनना, इनका समय है 13वीं शती का उत्तरार्ध। क्या होगा? 13वीं शती का उत्तरार्ध। किसका समय? आचार्य जयदेव का, ठीक। और इनकी रचना है, क्या है रचना? चंद्रालोक। इनकी रचना है चंद्रालोक, ठीक। बात करेंगे दोनों के बारे में। अभी सुने महत्वपूर्ण बातें, गौर करें। आचार्य जयदेव, ठीक है। ये पहली बात, कहाँ के निवासी थे? तो निवासी थे मिथिला के। कहाँ के? मिथिला, ठीक है, मिथिलांचल, बिहार की तरफ, ठीक है। तो मिथिला के निवासी थे आचार्य जयदेव जी। इनका समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक। और जयदेव साहित्य के क्षेत्र में, जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। अब दोस्तों, जयदेव को ध्यान से सुनना, दो क्षेत्रों में उपाधियां मिली। एक मिली किसमें? एक मिली इन्हें साहित्य के क्षेत्र में। किसके? साहित्य के क्षेत्र में। और दूसरी उपाधि मिली किसमें? न्याय के क्षेत्र में। न्याय के क्षेत्र में, ठीक है। ध्यान देना, साहित्य के क्षेत्र में जो उपाधि मिली वो कौन सी थी? पीयूष वर्ष, पीयूष वर्ष, ठीक है। ध्यान दें, पीयूष वर्ष, ये उपाधि मिली, सही। और जो न्याय के क्षेत्र में मिली उपाधि वो कौन सी थी? ये मिली पक्षधर। पक्षधर नाम से इन्हें उपाधि मिली न्याय के क्षेत्र में। किसे? आचार्य जयदेव को, ठीक है। तो ये दोनों उपाधियां ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी रचना की, तो गौर करें। आचार्य जयदेव, इनका ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा? आचार्य जयदेव, इनका ग्रंथ है चंद्रालोक। कौन सा? चंद्रालोक, ठीक। चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना। और एक कैसा शास्त्र है? तो ध्यान रखें, अलंकार शास्त्र है, यानी अलंकार से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। अलंकार शास्त्र, शब्दों पर ध्यान दें, ठीक। जिसमें 10 म्यूखों और 35 अनुष्टुप श्लोकों में की, जिसकी रचना, अब ये अलंकार शास्त्र है। इस पे क्या मिलते हैं? म्यूख मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मयूख, म्यूख नहीं मयूख, ठीक है। कितने मयूख हैं? 10 मयूख। कितने? 10 मयूख, ठीक है, याद रखें। और बात करें अनुष्टुप की, तो अनुष्टुप कितने हो गए? अनुष्टुप हो गए कितने? 35 अनुष्टुप, ठीक है। तो 10 मयूख और 35 अनुष्टुप, क्या? श्लोक, ठीक है, श्लोक। ध्यान रखेंगे, क्या बात की हमने? श्लोक की, ठीक है। ये हैं किसमें? आचार्य जयदेव के अलंकार शास्त्र ग्रंथ में, यानी चंद्रालोक में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसकी? आचार्य विश्वनाथ कविराज, ये पूरा नाम है विश्वनाथ कविराज, ठीक है। विश्वनाथ कविराज, ये याद रखेंगे। आचार्य विश्वनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इनके बारे में जरूरी बातें। इनका समय क्या है? तो 14वीं शती का पूर्वार्ध माना गया है। 14वीं शती का पूर्वार्ध इनका समय माना है। और इनकी रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण, बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी है? आचार्य विश्वनाथ कविराज की, ठीक। अब बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ के बारे में जरूरी बातें। गौर करें दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ कौन थे? तो आचार्य विश्वनाथ कविराज उत्कल, यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा का पुराना नाम था दोस्तों क्या?
उत्कल, ठीक है। तो उड़ीसा, ध्यान दें, उड़ीसा के राजा, उड़ीसा में एक राजा भी हुआ करते थे जिनका नाम था क्या, राजा थे जिनका नाम था क्या, संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक, ठीक है। इतिहास का नाम है, ये इतिहास का विषय है, संधि विग्रहिक, ठीक है। तो गौर करना दोस्तों, संधि विग्रहिक, ठीक है। तो इस राजा के यहाँ थे, ठीक है, राजा के संधि विग्रहिक थे। संधि विग्रहिक कौन होता है दोस्तों, मंत्री को कहते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा अभी गलत बताया, एक बार फिर सुने। आचार्य विश्वनाथ कहाँ के, पहली बात उड़ीसा, उड़ीसा में एक जगह यानी उत्कल, उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम समझ लें, ठीक है। तो उत्कल के राजा के संधि विग्रहिक थे, तो जो उड़ीसा के राजा थे उसके संधि विग्रहिक थे कौन, आचार्य विश्वनाथ कविराज। संधि विग्रहिक होता है दोस्तों कौन, यानी कि मंत्री, ठीक है, महादंडनायक, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैसले लेता है राजा के साथ में मिलकर, ठीक। तो ध्यान रखें, वे थे हमारे आचार्य विश्वनाथ। अब बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ के पिताजी की। तो इनके पिता का नाम था क्या, चंद्रशेखर, क्या नाम था, चंद्रशेखर, ध्यान रखना, ठीक है, पिताजी थे इनके। और अगर हम बात करें तो इनका समय हमने देख लिया 14वीं सदी का पूर्वार्ध, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इनकी रचना, कौन सी, इनकी रचना है साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण, जो कि 10 परिच्छेदों में, कितने, 10 परिच्छेदों, 10 परिच्छेदों, संख्या याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रचना, 10 परिच्छेदों में है। यानी परिच्छेद का मतलब क्या है यहाँ पर, अध्याय, परिच्छेद मीन्स क्या है, अध्याय। तो दोस्तों ये शब्द जो अध्याय के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये शब्द आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, और इनकी ख्याति का आधार ग्रंथ भी मान सकते हैं आप, ठीक। तो आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण, जो कि 10 परिच्छेदों में यानी 10 अध्यायों में है। इनका समय है 14वीं सदी का पूर्वार्ध, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आचार्य विद्याधर की, आचार्य विद्याधर की। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की। तो ध्यान दें, विद्याधर जिनका ग्रंथ है एकावली, कौन सा, एकावली दोस्तों, और किस शैली में है, तो एकावली ग्रंथ है काव्य प्रकाश की शैली में। काव्य प्रकाश भी एक ग्रंथ है, ठीक है। तो जिस शैली में वह है, ठीक, उसी शैली में रचित ग्रंथ है एकावली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सही है, किसका है, विद्याधर का, ध्यान रखें। और इनका समय है, आचार्य विद्याधर का समय है दोस्तों 14वीं सदी का पूर्वार्ध, क्या है, 14वीं सदी का पूर्वार्ध, ध्यान रखेंगे। रचना है एकावली, ठीक है, किसकी, विद्याधर की, ध्यान रखें। गौर करना दोस्तों, अप्पे दीक्षित, ध्यान दें, अप्पे दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। कौन थे, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव मत कहाँ था, दक्षिण भारत में, ठीक है, जहां आलवार और नामवार संत हुए थे, ठीक। तो दक्षिण भारत के शैव दार्शनिक थे कौन, आचार्य अप्पे दीक्षित, ठीक है, इतनी बात याद रखें। और इनका समय क्या है, तो 16वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है, 16वीं शताब्दी का अंतिम चरण, ठीक है, अंतिम चरण अप्पे दीक्षित का समय है, ये बात ध्यान रखें। अब बात करते हैं इनकी रचना की, ठीक है। अप्पे दीक्षित, इनकी रचना है दोस्तों, कौन सी है, इनकी रचना है कुवलयानंद, कौन सी, कुवलयानंद, ठीक है, याद रखें। और है एक रचना इनकी चित्र मीमांसा, कौन सी, चित्र मीमांसा। इसके अलावा एक रचना और है, यहाँ पर केवल 2 रचनाएं बताई गई हैं। तीसरी रचना है इनकी, यहाँ देखें, वृत्ति वर्तिक, ठीक है, वृत्ति वर्तिक, के बीच में हाइफन है इधर,
ठीक, वृत्ति वर्तिक, ये तीसरी रचना है किसकी? अप्पे दीक्षित की। तो इनकी 3 रचनाएं हो गई दोस्तों। एक हो गई वृत्ति वर्तिक, दूसरी हो गई चित्र मीमांसा, तीसरी हो गई कुवलयानंद। ठीक है, कुवलयानंद पूछी जाती है तो ध्यान रखें किसकी है? अप्पे दीक्षित की रचनाएं हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं आचार्य जगन्नाथ की। पंडित राज जगन्नाथ, इनका पूरा नाम क्या है? पंडित राज जगन्नाथ। इनका समय ध्यान दें, इनका समय है क्या? 17वीं शती का प्रथम चरण, 17वीं शती का पहला चरण इनका समय है। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ का। अब ध्यान दें, पंडित राज जगन्नाथ जात्या, ध्यान से सुनना, जात्या आंध्र ब्राह्मण थे। आंध्र ब्राह्मण मतलब आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में यानी दक्षिण भारत में है आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहां पर, ठीक है, वहीं के थे जहां तक मुझे लग रहा है, जात्या आंध्र ब्राह्मण। तो वहां पर एक ब्राह्मणों की जाति रही होगी जिसे कहते हैं जात्या। ठीक है, तो जात्या आंध्र ब्राह्मण, शब्दों पर ध्यान दें, आंध्र ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ध्यान देना। ठीक, तो पंडित राज जगन्नाथ जात्या आंध्र ब्राह्मण थे और पेद्य भट्ट के पुत्र थे। तो इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम था पेद्य भट्ट। क्या? पेद्य भट्ट, ध्यान रखें। ठीक है, पेद्य भट्ट, ये भाई दोस्तों, समझ जाएं आप। ठीक, तो इतनी बात ध्यान रखें, पेद्य भट्ट कौन है? पंडित राज जगन्नाथ के पिताजी। अब बात करते हैं इनकी रचना की, तो ध्यान देना दोस्तों। पंडित राज जगन्नाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ध्यान दें, पंडित राज जगन्नाथ इनकी, ठीक है, ध्यान दें, इनकी रचना है रस गंगाधर। कौन सी? रस गंगाधर। ठीक है, रस गंगाधर। अब ध्यान से सुने, ये एक इनका सबसे प्रौढ़ ग्रंथ है, प्रौढ़ रचना है। ठीक है, प्रौढ़ रचना है किसकी? पंडित राज जगन्नाथ की। कौन सी? रस गंगाधर। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनकी काव्य परिभाषा की। तो गौर करें दोस्तों, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने काव्य की परिभाषा दी। क्या? रमणीयार्थ प्रतिपादक। रमणीयार्थ, रमणीय से बनाए, रमणीयार्थ प्रतिपादक। ठीक है, प्रतिपादक। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः। ठीक है, शब्दः, ध्यान से सुनना, काव्यम। क्या? काव्यम, सही है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है? काव्य है। ठीक है, तो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है? काव्य है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है किसकी? पंडित राज जगन्नाथ की। दोस्तों, यहाँ पर 2 लोगों की काव्य परिभाषाओं पर भी बात कर लेते हैं जो मुझसे छूट गई थी। तो ध्यान दें, आचार्य हेमचंद्र, इन्होंने काव्य की परिभाषा क्या दी? इन्होंने कहा आदोषौ सगुणौ। वीडियो थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, कोई बात नहीं, कर लें इसको यहीं कवर। सगुणौ, सा अलंकार, सा अलंकारौ। ठीक है, ये शब्दों पर देखें, ध्यान दें। सा अलंकारौ, चा शब्दार्थौ, चा शब्दार्थौ। ठीक है, काव्यम, चा शब्दार्थौ काव्यम। ठीक है, ध्यान देना, काव्यम, सही है। तो अदोषौ, ध्यान दें, अदोषौ सगुणौ सा अलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। ये किस परिभाषा किसकी है? आचार्य हेमचंद्र की। इन्होंने कहा कि दोषहीन गुण एवं अलंकार सहित शब्दार्थ क्या है? काव्य है। दोषहीन गुण एवं अलंकार सहित शब्दार्थ काव्य है। तो ये हेमचंद्र की परिभाषा है, किस संदर्भ में? काव्य के संदर्भ में। दोस्तों, अब बात करेंगे आचार्य विश्वनाथ की। ध्यान देना, आचार्य विश्वनाथ, इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है काव्य के संदर्भ में। क्या है?
वाक्यम इतनी ज्यादा पूछी जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। वाक्यम रसात्मक, क्या है? वाक्यम रसात्मक। एक बार फिर से देखें, ध्यान दें। वाक्यम रसात्मक, रसात्मक, ठीक है। काव्यम, क्या है? काव्यम, ठीक है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य है। रसात्मक वाक्य ही काव्य है, सही है। तो रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ध्यान रखेंगे। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने। तो दोस्तों हमारा भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य हमने कर लिए हैं, एक दो छूट गए हैं, वो मैं अगले वीडियो में कवर करा लूंगी। लेकिन ये क्या है? महत्वपूर्ण आपका भारतीय काव्य शास्त्र में जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना है वह मैंने कवर कर लिया है, और जो कुछ छूटी हुई बातें हैं ये अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, और तीनों पार्ट इसके कर लें। और जो ये आपको फोटो दिख रही है जिस पर मैंने ये कराया है, यानी ये आपको कुछ मैंने ये व्याख्या कराई है, ठीक। इनमें से भी कुछ आचार्य छूट गए हैं, तो मैं एक वीडियो इस वाले फोटो पर भी बना दूंगी जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताकि जो बचे हुए आचार्य हैं वे भी कवर हो जाएं, ठीक। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।